नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत भिवानी में हुए जुनैद और नासिर के हत्याकांड से। गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर को जिन लोगों ने अगवा किया और मारने के बाद जला दिया, वो लोग हरियाणा पुलिस के करीबी थे और उसके लिए मुखबिर का काम करते थे। ये बात एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों से साबित होती है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत तक हो गई। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। एनडीटीवी के पास इस साल जनवरी और फरवरी महीने में दर्ज ऐसी 5 एफआईआर की कॉपीज हैं जिनमें हरियाणा पुलिस ने जुनैद और नासिर की हत्या के 3 आरोपियों रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, श्रीकांत को अपना मुखबिर बताया है। जनवरी में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक जुनैद और नासिर के हत्या के आरोपी लोकेश सिंगला से मिली जानकारी के आधार पर हरियाणा पुलिस लोकेश सिंगला को साथ में लेकर गौ तस्करों पर छापेमारी करने गई थी। ये भी हमें जानकारी मिली है अपने सूत्रों से कि लोकेश, रिंकू सैनी जो कि अभी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है, अनिल और जो बाकी हत्या के आरोपी हैं, ये हरियाणा पुलिस के साथ गौ तस्करों के खिलाफ हो रही छापेमारी में साथ जाते थे। हरियाणा पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जाते थे। पुलिस में हमारे सूत्र में मानते भी हैं कि इनकी मुखबिरी पर कई गिरफ्तारियां भी की हैं, जो कि गिरफ्तारियां सही भी थी और ये लोग रात में ऑपरेट करते थे। लगातार ये जो रिंकू है, ये लोकेश है, ये सब फिरोजपुर झीरका थाने में तैनात हरियाणा पुलिस कर्मियों से संपर्क में रहते थे, इनसे फोन पर बात करते थे। सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों को पकड़ने का काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख की सुबह रिंकू, लोकेश, अनिल ने गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर का अपहरण किया। जुनैद और नासिर को बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद घायल हो चुके जुनैद और नासिर को हरियाणा के फिरोजपुर झीरका थाने ले गए। थाने में पुलिस वालों ने जुनैद और नासिर की हालत देख आरोपियों को वहां से ले जाने के लिए कहा। पिटाई से बुरी तरह घायल जुनैद और नासिर की मौत हो जाती है। दोनों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी 250 किलोमीटर दूर भिवानी में शवों को बोलेरो के साथ जला देते हैं। राजस्थान पुलिस के सूत्रों की माने, चूंकि इन आरोपियों को फिरोजपुर झीरका में तैनात पुलिसकर्मी जानते थे, इसलिए ना ही उन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही जुनैद और नासिर को अस्पताल भेजा। उन्हें लगा कि अगर जुनैद नासिर को अस्पताल भेजेंगे तो पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध हो जाएगी और साथ ही साथ जो आरोपी हैं जिनसे हरियाणा पुलिस वालों की जान पहचान थी, वो भी पकड़ जाएंगे। वहीं हत्याकांड के आरोपी मोनू यादव के समर्थन में मानेसर में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव-गांव जाकर मोनू के समर्थन में महापंचायत की जाएंगी और ये भी मांग की गई कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। मानेसर और मेवात से सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की गई। 2-3 बदमाश दुकान में घुसे, लेकिन ज्वेलर्स की सक्रियता की वजह से लूट होने से बच गई। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे कुछ बदमाश गाजियाबाद में मौजूद एक ज्वेलरी की दुकान में घुसे। चारों ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। उसी दौरान दुकान के ज्वेलर अजय वर्मा बाहर पानी पीने आए हुए थे। बदमाशों ने अजय वर्मा को दुकान के अंदर धकेलने की कोशिश की। तभी अजय वर्मा उनके इरादे भांप गए। शोर मचाते हुए बाहर की तरफ भागे। खुद को पकड़े जाने के डर से सभी बदमाश वहां से भाग खड़े हुए और ये लूट की वारदात होते होते बच गई। इससे जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए उमा सुधीर की रिपोर्ट। हंसता खेलता परिवार अब सदमे में है। 5 साल का प्रदीप और उसकी बहन इतवार को पहली बार हैदराबाद के अंबरपेट में, जहां उनके पिता काम करते हैं, वहां गए थे कि कुत्ते के एक झुंड ने उस पर हमला किया और नोच नोच कर मार डाला। प्रदीप के पिता गंगाधर कार शोरूम की वर्कशॉप में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। जहां मैं काम करता हूं, वहां मेरा बेटा पहली और आखिरी बार आया। ये किसी और के परिवार के साथ नहीं होना चाहिए।
वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने आवारा कुत्ते पकड़ने वाले तैनात किए। शहर के मेयर ने एक आपातकाल बैठक की। जो हुआ उसका बहुत दुख है। परिवार को हार्दिक संवेदनाएं। हमारे बस में जो कुछ है वो करेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा न हो। हमने इस चुनौती से निपटने के लिए पशु देखभाल केंद्र और जानवर जन्म नियंत्रण केंद्र बनाए हैं। हम जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आते हैं। जैविक कचरे का निपटारा एक गंभीर मसला है। जब इस तरह की घटना होती है तो गुस्सा और हंगामा होता है। हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा इसे रोकने के लिए हम वो करेंगे। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुई है क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने माना कि इस इलाके में कुत्तों से काफी खतरा है क्योंकि कचरा भी खुले में फेंका जाता है और यह सिर्फ हैदराबाद का नहीं, हर शहर के लिए एक समस्या है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता बनाया गया। इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव इस बैठक में पास हुए, जैसे वीर सावरकर को भारत रत्न मिले और मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है वो मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब के अध्यक्षता के अंदर हो गई है। उसमें स्वातंत्र्य वीर वीदा सावरकर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे और उनके गुट को जिस तरह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया, उसके बाद मंगलवार के दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। अब इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं जिसका शायद आगे जाकर प्रभाव शिवसेना पार्टी पर पड़ सकता है। मसलन के तौर पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता बनाया गया। इसका यह मतलब होता है कि अब जो भी फैसले लिए जाएंगे वो एकनाथ शिंदे की ओर से लिए जाएंगे। पहले जब शिवसेना उद्धव ठाकरे चला रहे थे वो शिवसेना के पक्ष प्रमुख थे। हालांकि इस जो पद है उसे लेकर कई विवाद उठा था। ये कहा गया था कि किस तरह से संविधान में अमेंडमेंट्स किए गए, बदलाव किए गए। चुनाव आयोग ने भी इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता माना गया। एक प्रस्ताव पास किया गया वो उसमें यह कहा गया है कि जो सावरकर हैं उसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो वो बीजेपी को घेरते नजर आए हैं। लेकिन अब क्योंकि एकनाथ शिंदे की गुट जिसे अब शिवसेना कहा जाता है उनकी ओर से इसका प्रस्ताव पास किया गया है, तो एक तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट उनकी ओर से इसे लेकर किया जाएगा। मराठी भाषा को अभिजात भाषा करने का दर्जा देने का भी बात यहाँ पर की गई है। स्थानीय भूमिपुत्रों को 80% नौकरी में स्थान देने की बात की गई है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब ये देखना अहम होगा कि ये आगे किस तरह से जाता है, क्योंकि बुधवार शाम 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला दिया है वो सही नहीं है, वो जल्दबाजी है। वो एक ऐसे समय में दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रही है कि जो 16 विधायक हैं जिसमें एकनाथ शिंदे खुद शामिल हैं वो अयोग्य हैं या नहीं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगना चाहिए। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को क्योंकि फैसला नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है। अब इसके जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को भी दिए जाएंगे। तो चुनाव आयोग के पास अब ये जानकारी होगी कि जो शिवसेना के मुख्य नेता हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा में जो शिवसेना का दफ्तर है या फिर अब लोकसभा में जो शिवसेना का दफ्तर है वो भी एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों और सांसदों को दिया गया है। तो मंगलवार का दिन एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन बुधवार के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है तब क्या कुछ होता है उसके बाद ही शिवसेना का आगे का भविष्य तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
वहीं उद्धव ठाकरे गुट की मुसीबत लगातार बढ़ती दिख रही है। पहले पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गया, फिर विधानसभा में पार्टी का कार्यालय भी चला गया। अब बीएमसी हेड ऑफिस में पार्टी कार्यालय पर एकनाथ शिंदे गुट कब्जा जमाने की कोशिश में है, तो सेना भवन को लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया है। यशास लीगल फर्म्स ने चैरिटी कमिश्नर के पास लिखित शिकायत की है कि सेना भवन अगर शिवाय ट्रस्ट का है तो उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कैसे हो रहा है। मुंबई के दादर में शिवसेना का मुख्यालय शिवसेना भवन शिवसैनिकों के लिए आस्था का स्थान, लेकिन शिवसेना में बगावत और अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट के पास जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि सेना भवन का क्या होगा। वैसे एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कह दिया है कि सेना भवन लेने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुंबई की एक लीगल फर्म ने सेना भवन के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए चैरिटी कमिश्नर के पास लिखित शिकायत की है। सेना भवन है ये ट्रस्ट की जगह पे जिससे लीगल, तो हमने चैरिटी कमिश्नर के पास ये कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल किया था कि इसमें सुओ मोटो आप इंक्वायरी की जाए और जो इसमें जो ट्रस्टीज है उनको निष्कासित किया जाए और वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए और इतने सालों का जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है वो ट्रस्टी से निकल जाए। लेकिन सेना भवन को मंदिर मानने वाले शिवसैनिक और आमजनों का दावा है कि नाम और चुनाव चिन्ह भले चला गया, लेकिन सेना भवन उद्धव ठाकरे का ही रहेगा। सेना भवन तो हमारे पास ही रहेगा, जो बाला साहब ठाकरे का है ना ओरिजिनल उनके पास ही रहेगा। जाना नहीं जाना उधर देख रहे आप, उधर किसी का लोगो नहीं है, महाराज है और महाराज ही रहेगा और सेना भवन ही रहेगा। नहीं वैसा नहीं जा सकते हैं कि ट्रस्ट एक्ट के अनुसार, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कि किसकी प्रॉपर्टी है वो ऐसा कोई नहीं ले सकता है। शिवसेना के लीगल सेल के प्रमुख वकील धर्म मिश्रा का दावा है कि सेना भवन में पार्टी के जरिए जनहित का ही काम होता है, इसलिए शिकायत में दम नहीं है। आप देखोगे जिस फर्म ने ये डाला होगा उनको ये पता नहीं होगा यहाँ पे क्या सोशल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे बच्चों को बैंकिंग की एजुकेशन कराई जाती है। आईएएस एकेडमी करके जो एक संस्था है शिवसेना की, उसकी एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। जो शिवाय ट्रस्ट में जो उनके बायलॉज है, जो उनका बेसिक चीजों पे उनका ट्रस्ट बनाया गया है लोगों के हित के लिए, वो सारी एक्टिविटी होती है। अगर संख्या बल से देखा जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास ही रहेगा, लेकिन एक आशंका बनी हुई है कि जिस तरह से नाम गया, चुनाव चिन्ह चला गया, विधान भवन में भी कार्यालय गया, आज लोकसभा में भी जो कार्यालय है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास चला गया, तो कहीं इस पर भी एकनाथ शिंदे गुट कब्जा न करे, इसी आशंका को देखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भले ये खुलकर न कहें, लेकिन एक तरह से पहरेदारी चल रही है अपना कार्यालय बचाने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दूध, घी और मक्खन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 20 साल में पहली बार दूध की महंगाई दर सामान्य महंगाई दर से ऊपर जा रही है। दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। दूध के दाम बीते 1 साल के भीतर 10 रुपए बढ़ गए हैं। इसका असर मक्खन और घी पर भी पड़ा है। दूध की महंगाई दर जहां इस वक्त करीब 5% है, वहीं मक्खन और घी के दाम 18% तक बढ़े हैं। इसी के चलते देश भर की दूध कंपनियों और फेडरेशन के साथ एक बैठक करके सरकार दूध की कीमतों को स्थिर करने में जुटी है। हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि दूध की खरीद 2.5% घटी है, जबकि मांग 10% बढ़ी है। हमारा फ्लश सीजन अभी चल रहा है और ओवरऑल प्रोक्योरमेंट जो कोऑपरेटिव सेक्टर कर रहा है उसमें ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है, करीब 2.5% का डिक्लाइन है, लेकिन जो डिमांड है, जो उनका सेल है, वो करीब 10% बढ़ा है और वो मुख्य कारण है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिल्क में लोगों को दिख रहा है। हालांकि पशुपालन मंत्रालय दूध की खरीद कम होने को मौसमी बता रहा है। मंत्रालय का मानना है कि दूध के दाम 2 वजह से बढ़े हैं। कोविड के दौरान दूध काफी सस्ता बिका, जिससे मांग और आपूर्ति की चेन प्रभावित हुई। दूसरा कारण यह है कि हाल के दिनों में चारा करीब 25% तक महंगा हुआ है। कोविड के समय जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे डेयरी सेक्टर में वो कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन आ गया था ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। अब कोविड के बाद जो ओपनिंग हुई उसके दौरान काफ़ी डिमांड बढ़ी और सप्लाई उस लेवल तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया।
उसके मेन कारण दो हैं। एक तो फॉडर प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा आपको मालूम होगा कि जो भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर है ये एक यूनिक सेक्टर है जिसमें कंज्यूमर प्राइस का 70% फार्मर्स को जाता है। बाकी अगर हम ग्लोबली देखें विश्व में 30 to 40% से ज़्यादा नहीं जाता है फार्मर्स को। पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए अब सरकार चारे की खेती का रकबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि दूध महंगा होने से रोका जा सके। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 1000 करोड़ पार पठान। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन? भारत रंग महोत्सव के दौरान अभिनेता पंकज त्रिपाठी एनएसडी पहुंचे। दिल्ली में यहीं से पंकज त्रिपाठी ने तालीम ली। आगे की उनकी क्या योजना है, इस पर उनसे बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ पंकज त्रिपाठी हैं। सर, अपने पुराने संस्थान में आना कैसा लग रहा है और क्या क्या यादें कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भावुक हो गया था। अभिमंच सभा ऑडिटोरियम में उसके स्टेज के एक एक लकड़ी के टुकड़े से परिचित हूँ। मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं लिखा हूँ, यहीं सपने देखा हूँ, यहीं वो पत्थर के बेंच पे बैठे रहते थे, तो थोड़ा भावुक था। बज्जू सर को देखा, हमारे टीचर उस समय डायरेक्टर थे, तो अपने संस्थान में आना हमेशा मुझे इमोशनल लगता है कि हम लोग यहाँ सपने देखते थे कि एक्टिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे। अनिश्चितताएं भी रहती थी, क्या होगा नहीं होगा। तो वो अपने स्कूल में जहाँ से पढ़े हैं, और एनएसडी ने मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग में जितनी एक्टिंग सिखाई उससे ज़्यादा आदमी बनना सिखाया, अच्छा आदमी बनना। तो थिएटर से भी आने वाले वक्त में जब वक्त मिलेगा तो उससे जुड़ेंगे? जरूर जुड़ूंगा, बहुत इच्छा है, मेरी चाहत है जुड़ने की। और आने वाले साल भर की बात आप कह रहे थे अपनी व्यस्तताओं को लेकर, किस तरह की व्यस्तता है, क्या कुछ शेड्यूल रहता है? काफ़ी कुछ फिल्में कर रहा हूँ। 5-6 फिल्में हैं जो चल होने वाली हैं इस साल। अनुराग बस दादा की, अनुराग बसु की, मेट्रो इन दिनों, टोनी दा की, अनुरुद्ध राय चौधरी की एक फिल्म है जिसका नाम अभी तय नहीं है, तो वो शूट कर चुका हूँ। संजना सांघी हैं, पार्वती हैं उसमें, साउथ की एक्ट्रेस। एक जय हसान है बांग्लादेश से, बहुत अच्छी कहानी है वो। उसके बाद क्या है, और कुछ है मुझे। क्या अगर आपको सिर्फ कालीन भैया कहा जाता है, सिर्फ एक किरदार तक बांधना, क्या हमेशा अच्छा लगता है? कि किरदार तो बहुत किए हैं आपने और हर जगह सराहना मिली। नहीं, युवाओं में जब बहुत कालीन भैया पॉपुलर हैं, फेमस हैं। बाकी तो लोग, कोई सुल्तान बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, कोई माधव मिश्रा बोलता है। मुझे मेरे नाम से ज़्यादा किरदार के नाम से याद करते हैं लोग, और वही मुझे ठीक लगता है कि अभिनेता को ना उसके निजी नाम से नहीं, उसके किरदारों से ही याद किया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।